तो कैसे आप सब, आशा करते हैं ठीक होंगे। इस वीडियो में हम आपको बात बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसको समीकरण में कैसे दर्शाते हैं। एक एक करके एकदम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि दूध दही क्यों फट जाता है गर्मियों के दिनों में, या रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, आखिर क्यों मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जलाने पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो आपके पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होते क्या है। केमिकल रिएक्शन में जैसे कि सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक एक लोगों को जोड़ के और एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ कहने का मतलब कि जितने पीरियोडिक टेबल के कोई भी सब्सटेंस हम कोई भी एक एलिमेंट उठा सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिसका गुणधर्म जिससे बना उसके गुणधर्म से अलग होता है। देखिए, हर इंसान की अलग अलग गुणधर्म होती है, हमारी क्वालिटी अलग है, आपकी क्वालिटी अलग है, किसी की कोई क्वालिटी से मैच नहीं होता। उसी तरह क्या होता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो पदार्थ बने रहते हैं, जो हमको मतलब उपलब्ध पदार्थ रहते हैं, उसकी गुणधर्म जिससे वो बनी रहती है उसके गुणधर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बने रहते हैं उसको हम किसी भी मतलब कोई भी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा संभव नहीं है कि हम फिर उस पदार्थ में बदल सके। अब मान लीजिए जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन को तो आप लेते ही, आपके ऑक्सीजन से तो परिचित है। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है कि जल का निर्माण होता है। जब जल का निर्माण होता है तो जल का गुणधर्म और इसके गुणधर्म से तो कितना डिफरेंट है, समझ सकते हैं एकदम आसानी से। बस कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, अपने दिमागों पे जोड़ दीजिए, एकदम आसानी से समझिए। ये इसकी गुणधर्म और इसकी गुणधर्म दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है कि जल बनता है। जल का गुणधर्म इन दोनों गुणधर्म से बहुत डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन की अलग गुण होती है, हाइड्रोजन बहुत सारी ज्वलनशील गैस है, फिर भी जल तो ज्वलनशील गैस है नहीं, मतलब इसके गुण से एकदम चेंज हो जाता है। देखिए, उसको हम किसी भी विधि द्वारा अब जल को फिर इसमें चेंज नहीं कर सकते या इसमें चेंज नहीं कर सकते, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम दोहरा नहीं सकते। जिस पदार्थ से हम बनाए फिर उसी पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम रासायनिक अगर अभिक्रिया हो रहा है तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख डाले कि इतनी अगर कोई ना कोई अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे कि अगर वो वस्तु ठोस है तो ठोस से द्रव, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन कलर, सिक्रेशन ऑफ गैस, मतलब गैस का उत्सर्जन हो सकता है, मतलब गैस बाहर निकल सकता है। ठीक है, उससे ताप में परिवर्तन हो सकता है। मतलब इन अक्सर देखते हैं कि इन चारों मतलब ऐसे टाइप के परिवर्तन होते रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तब हम जानते हैं कि हाँ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के मतलब दो चीज़ों से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया बनती है। क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं कि जैसे हम बताएं कि जिस पदार्थ को हम लेते हैं जिससे हम दूसरे पदार्थ निर्माण करते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए थे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अभिकारक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और वही दूसरा होता है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो उत्पाद क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब हम इस पदार्थ से इस पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण किसका हो रहा है, जल का, तो जल हमारा क्या होगा, उत्पाद है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ बनता है वो हमारा अब उत्पाद होता है। ठीक है, सबसे पहले आप जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, आखिर मतलब किसी भी चीज़ को दर्शाएंगे कैसे। हमारे यहाँ देखिए पीएम डीएम सीएम जो कुछ भी है उनके एक नाम है, उसी तरह हमारे मतलब जितने भी पृथ्वी पर कोई भी एलिमेंट है उसके भी अलग अलग नाम है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने हूबहू पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हर चीज़ के अलग अलग एक प्रतीक होते हैं जिससे हम उस पदार्थ को दर्शाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अगर रासायनिक समीकरण लिखे तो सबसे पहले हम उस पदार्थ के प्रतीक का नाम लेते हैं, उनके प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, उसमें साथ ही उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं, मतलब वो किस फॉर्म में उपलब्ध है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। अगर सॉलिड में होगा तो हम उसे यस से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया हम। और लिक्विड में होगा वो पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ को हम लेकर रासायनिक समीकरण में रखने वाले हैं, अगर वो लिक्विड में होगा तो यल लिखेंगे। ठीक है, और गैस में होगा तो जी लिखेंगे। और जलीय विलयन होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, एक्यू, एक्वस।
ठीक है। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों को लिखते हैं, साथ ही उसके भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपके एनसेटेड चैप्टर में मतलब पहला एग्जांपल ये दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करके अगर ऑक्सीजन की सहायता से उसका दहन करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद चूड़ होता है जो जलने के बाद बच जाता है, ठीक। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की सहायता से उसको हीट करते हैं, ठीक है, जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, यस, इसे हम सॉलिड लिखेंगे। और ऑक्सीजन को जो हम लेते हैं वो गैस अवस्था में होती है, लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बनता है, सॉलिड बन जाता है। ये हमारा हो गया क्या, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभी हम बताएं, अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो बनता है मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए पदार्थों से जो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए जो पदार्थ होते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे मतलब रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। जैसे कि आयरन को मतलब लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe। मतलब आप सबसे पहले तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के प्रतीक मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी पदार्थ है उसके प्रतीक को नाम याद करना पड़ेगा। लगभग आप 40-50 तो कम से कम याद ही रखेंगे। और जैसे हुआ टंगस्टन हो गया, आयरन हो गया, इन सभी के भी बहुत सारे मतलब वैल्यूएबल होते हैं, जिंक, इन सब का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। नाम याद रखने से क्या होगा कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने में बहुत सारी सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा आयरन मतलब जो लोहा होता है उसके प्रतीक क्या होता है, Fe मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसमें हम अगर जल मिलाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड Fe3O4 इन सब मतलब। और ये तो हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, Fe और जल मतलब लोहा और जल हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। और उससे जो बनने वाले पदार्थ है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से, और आयरन ऑक्साइड बनता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, उत्पाद। समझ में आया। अब देखिए कि रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं तो उसको संतुलित करना होता है, मतलब बैलेंस बनाना होता है। आप पहले वो वाला खेल खेलोगे जिसमें ये एक मतलब ऐसे कोई रहता है, उस पे एक ऐसे पटरी रहती है, अगर इतने बार इस पे भी रखते, ऐसा मान लीजिए कि तरजुई जो तराजू आप देखते हैं, तराजू क्या होता है कि जिधर उतना सामान रहते हैं उधर ही अगर उतना सामान रखे तो वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। मतलब उस तरह से हमारे रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए भी हमें बैलेंस करना आवश्यक होता है कि इधर जितने परमाणु क्रमांक मतलब जितने परमाणु द्रव्यमान भाग ले रहे हैं, अगर उत्पाद में भी उतने परमाणु क्रमांक बचे रहते हैं, परमाणु क्रमांक बचे रहते तो वो हमारा मतलब जितने पदार्थ यहाँ इधर की ओर भाग ले रहे हैं उतने ही पदार्थ इधर की ओर अगर उपलब्ध रहते तो हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया पहले अभिकारक एवं उत्पाद के पदार्थों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब देखेंगे कि इधर की ओर ऑक्सीजन या मतलब जो भी पदार्थ है वो कितने भाग ले रहे हैं, और उससे जो उत्पाद बन रहे हैं वो कितने भाग ले रहे हैं, कितने परमाणु की संख्या है। उस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए बस एकदम माइंड को रिलीफ रखना है और ध्यान से बस लगाना है, थोड़े भी दिमाग में जोड़ देंगे संतुलित कर जाएंगे आप कोई भी समीकरण को। यहाँ पे है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन के एक परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन के एक परमाणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन के दो। तो यहाँ पे कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो, ये हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जितने कार्बन है इधर भी उतने कार्बन है, जितने इधर ऑक्सीजन है इधर भी उतने ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 2 4, ठीक है, यहाँ विचार है। अगर हमको यहाँ पे ऐसे दिया रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हम अगर इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले काउंट करेंगे। सबसे पहले जो भी पदार्थ लिए रहे उसको हम एक घेरे में करेंगे। देखिए घेरे के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अगर ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दे, इसके लिए हम यहाँ गुणा कर दे, नहीं। सबसे पहले हमें एक घेरा देना पड़ेगा, ठीक है, कोष्टक बनानी पड़ती है। कोष्टक में के अंदर हम कोई भी अगर परमाणु उपलब्ध है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कि हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। आप इसको क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक बनाएंगे, उसके बाद से आप काउंट करेंगे। इधर 2 हाइड्रोजन है तो हाँ इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन इधर क्या, 1 ऑक्सीजन है। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अगर इधर 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे, कभी भी गुणा सामने करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 2 2 और 4 हो जाएंगे। मतलब ये 2 हाइड्रोजन की तो संख्या 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 4, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2, मतलब ऑक्सीजन तो दोनों की ओर बराबर हो जाएंगे।
ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे कि नहीं, ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। लेकिन बचेगा क्या, अब इसके मतलब ऑक्सीजन के चक्कर में हम क्या किए, हाइड्रोजन को असंतुलित कर दिए। तो इसके लिए हम ये एकदम सिंपल कर देंगे, 2H2O हो जाएंगे। लेकिन हम इसके इधर भी गुणा कर सकते हैं, इसको कोष्टक में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी इधर 2 हो जाएंगे और इधर भी ऑक्सीजन 2 है ही, और हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 2 4। इस तरह से हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर एक के चक्कर में अगर दूसरा हो रहा है तो फिर दूसरे को भी वही बिगाड़ देंगे, ठीक है। उस तरह बिगाड़ने से क्या होगा कि हमारी नहीं होता है कि अगर जो बिगड़ रहा है उसको और बिगाड़ दीजिए, और बिगाड़ने से क्या हो जाएगा, जब वो उसको खुद रिलीव होगा तो वो अपने आप को रिलीव करके और तुरंत ही वो मतलब बिगड़ने से बच जाएगा, आदत बदल जाएगी, ठीक है। जब तक अगर बिगड़ते हुए आदमी को आप कितने भी समझाएंगे, जब तक वो खुद से एहसास नहीं करेगा कि हाँ हम बिगड़े, तब तक वो नहीं बदल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे है क्या हमारी AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अगर हम उस पर प्रकाश की किरणें या मतलब कोई भी किरणें पड़ रही है तो वो क्या होगा, Ag में सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सिल्वर है और यहाँ पे क्या है, 2 है। ये भी संतुलित नहीं है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 है, चलिए ये ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये आदत होना चाहिए कि हम कोष्टक बनाएं। कोष्टक बनाने से क्या होगा, ये कोष्टक बन जाएगा तो हम अंदर की चेंज करने को बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अंदर की चेंज नहीं करना है। हम सब बार बार बता रहे हैं कि आपको ये AgCl है, अगर दोनों पास है, अगर उसमें कोई प्लस की मतलब ये दोनों मिलकर नहीं बन रहे हैं तो हम उसको अंदर नहीं चेंज करेंगे, उसको कोष्टक करेंगे। और उसमें यहाँ हम देखिए, अगर ये 2 हमको करना है, यहाँ भी 2 है तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लोराइड 2 हो जाएगा, मतलब क्लोरीन 2 हो जाएंगे। लेकिन इधर क्लोरीन अभी 1 ही है तो 2 ये मतलब ये चीज़ तो दोनों ठीक हो गया, लेकिन क्लोरीन हमारा वो फालतू हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर इधर की ओर 2 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या होंगे कि सिल्वर भी Ag भी 2 हो गए और क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए, ठीक है। यहाँ से ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। कोष्टक के अंदर इन दोनों में गुणा होता है ना, इतने तो पढ़े ही होंगे, इतने दिमाग लगा के अगर ध्यान से अगर जोड़ देंगे तो कोई भी अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर बैठेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, और एक एक करके इन रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पिछले वीडियो में पीछे अभी पढ़े हैं, लेकिन अब हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आपके बुक में बहुत सारे मतलब मेजर टाइप के दिए हुए हैं जो कि हम एक एक करके बताएंगे। इस हिसाब से आप रासायनिक अभिक्रिया लिखना कैसे है, और अगर लिख भी रहे हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, मतलब जुड़ रही है, वियोजित हो रही है, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके, अभिकारक और उत्पाद, अभी हम बताए हैं पीछे कि अभिकारक क्या होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब हम, ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़का कोई लड़की से कहता है कि चलो अब तुम और हम मिलके हम लोग हो जाते हैं, वही हाल बस संयोजन अभिक्रिया में होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कि अगर हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव होता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया अगर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो हम अभी बताए थे कि उसकी अवस्था भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो भौतिक अवस्था को दर्शाने से क्या होता है, अगर आपको नहीं है पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और अच्छा भी लगता है, हर चीज़ की किस फॉर्म में उपलब्ध होता है ये जानना भी जरूरी है आपको, ठीक है। तो जैसे कार्बन को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग की देखते हैं, अगर चक्का उक्का अगर चलता है तो चक्का उक्का जलता है तो क्या होता है कि बहुत सारी गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। और हाइड्रोजन, अब जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, मतलब जल का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी संयोजन अभिक्रिया आपके बुक में दिया होगा, सबको एक एक करके आप देख लेंगे अपने बुक में जितने भी दिए होंगे, ठीक है। मतलब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हो तो क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया लिखिए तो साथ ही उसके उदाहरण लिखिए, तो आप संयोजन अभिक्रिया लिखिएगा और उसके 1-2 उदाहरण दे देंगे जिससे कि आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया क्या होती है कि जो आपके बुक में दिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक, जो अभिकारक है वो
क्या होता है, टूट कर अलग अलग उत्पाद बनाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये नहीं होता है कि बिखर जाने पे अलग अलग हो जाते हैं, एक तरह से इमेजिन करिए एक पत्थर के टुकड़ा लिए अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं ना, वो हमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ भी देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन और दो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम एक ऑक्सीजन है तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीव होता है। ठीक है, इसी तरह से हम सिल्वर फ्लोराइड को भी विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत धारा उस पर प्रभावित करते हैं तो सिल्वर बनते हैं और साथ ही क्लोराइड गैस मिलते हैं। उसी तरह हम अगर जल को प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन मिलते हैं प्रकाश की सहायता से। मतलब वियोजन अभिक्रिया मतलब छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, एक अभिकारक बहुत सारे उत्पाद में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बिल्कुल विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन में क्या होता है कि बहुत सारे अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी के विरुद्ध मतलब इसी के सेम उल्टा क्या होता है कि अभिकारक मिलके बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, एक अभिकारक मिलके बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं एकदम आसानी से। बहुत आपसे ये उसमें वियोजन हो सकता है, मतलब उष्मा देने पे अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो बहुत सारी घटनाएं करके हम क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कर लेते हैं। अभी इसके आगे हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। विस्थापन से आप समझ में आ रहा है कि विस्थापन मतलब कि जिस जगह पे है उसे अपने जगह को बदल देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब मान लीजिए कि एक डेस्क पे मान लीजिए 3 लड़के बैठे हैं, आप अपने स्कूल में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि डेस्क में बैठे रहते हैं, अपने दोस्त को क्या कहते हैं, चल चल थोड़ा और उधर हो, उस तरह से उसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मतलब उसको अपने स्थान से हटा के उसका स्थान आप ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया एक या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिकों को विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए, अब अपने क्लास में बैठते हैं, अगर आपसे कोई डरने वाला है तो आप उसको डरा के आप उसको मतलब विस्थापित कर देते हैं, मतलब कह देते हैं कि आप अपना जगह बदल लेता है आपके डर से। मतलब अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब स्थान को बदला देता है। जैसे कि आयरन है यहाँ पे और CuSO4 है, ये क्या करता है कि FeSO4, ठीक है, FeSO4 मतलब ये कार्बन के ये कॉपर के जगह को बदल देता है, ठीक है, और ये आपस में यहाँ पे आके जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। इस तरह से उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब इसकी जगह को चेंज कर देता है, ये आके खुद जुड़ जाता है। ये क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान से होता है। मतलब चलो तुम हमारे जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारी जगह बैठ जा रहे हैं, इस तरह से क्या होता है, द्विविस्थापन होता है। मतलब दो या दो से अधिक आपस में अपने अपने जगह को बदल लेते हैं, तो वो क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आप एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये Na2SO4 है, BaCl2 है, तो ये क्या हो रहा है, BaSO4 हो जा रहा है। मतलब Na2 और Ba ये आपस में जगह को बदल लिए। मतलब तुम हमारी जगह पे बैठ जाओ, एकदम वैसे ही समझ सकते हैं, तुम हमारी जगह पे बदल जाओ और हम तुम्हारी जगह पे बदल जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी दिमाग में जोड़ डालिए और इन सबको आप एकदम आसानी से जान सकते हैं कि द्विविस्थापन मतलब आपस में जगह को बदल लेना, और विस्थापन की उसकी जगह को बदल देना, अपनी जगह पे वैसे ही बनाए रखना। ठीक है, अपचयन और उपचयन मतलब अपचयन और उपचयन बहुत सारे, मतलब ऐसे ही देखने से ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे जरूरी है कि आप अपचयन के बारे में जाने। अपचयन क्या होता है, अगर अपचयन जान जाएंगे तो उसका सेम उल्टा होता है उपचयन। जैसे कि संयोजन के उल्टा वियोजन, उसी तरह अपचयन के उल्टा उपचयन। तो अपचयन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ में कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा है, उसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, मतलब ऑक्सीजन जिस जगह पे है अगर उससे अधिक वृद्धि हो जा रही है उस पदार्थ की, मतलब पदार्थ के जितने भी परमाणु हैं उसमें वृद्धि हो जा रही है ऑक्सीजन की वजह से, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी पदार्थ में, या हाइड्रोजन की कमी हो जा रही हो। ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो जा रही है या हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उपचयन अभिक्रिया होगा। उपचयन मतलब कि
हाइड्रोजन का कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का बढ़ जाना। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन अगर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन इस जगह से या दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, इन दोनों का जगह इन दोनों के पदार्थ के वो होता है तो वो बढ़ जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से जाके जुड़ जाता है तो ये पदार्थ की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा उपचयन। लेकिन अगर हम इसके उल्टा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेम इसका उल्टा आता है, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है उपचयन में तो ऑक्सीजन की ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन अपने जगह को बदलेगा लेकिन उससे अधिक वाले से नहीं जुड़ पाएगा, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन बढ़ेगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें CuO है मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके, ये देखिए ऑक्सीजन की यहाँ से ये ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि ये पदार्थ ज्यादा है और यहाँ पे कम हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की ह्रास, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया तभी नहीं यहाँ पे कॉपर बना, तो ऑक्सीजन की ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन एक परमाणु है यहाँ पे जाके ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है तो ये और अधिक बन जा रहा है, ठीक है, और अधिक बलवान बनने से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होने से ये अपचयन हो जाता है। ठीक, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी किसी भी रासायनिक समीकरण में अपचयन और उपचयन दोनों भी एक ही साथ होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम सिंपल है, अपचयन और उपचयन, अपचयन उपचयन, अ और उ, अ में ऑक्सीजन की वृद्धि, उ में ऑक्सीजन की वृद्धि और अ में ऑक्सीजन की कमी, अ में ऑक्सीजन की कमी, उ में ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऐसे ही बस यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे याद रख रहे हैं तो अपचयन उपचयन में कभी नहीं भूल पाएंगे। अ में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और उ में ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर अ है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, अ है तो ऑक्सीजन की कमी, अ ऑक्सीजन की कमी, उ है तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया अगर एक साथ हो रही है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे अपचयन और उपचयन से होने वाली घटनाएं, जैसे कि हमारे बुक में दिया है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है इस बारे में अब हम बात करेंगे आगे कि संक्षारण क्या होते हैं, आखिर क्यों लोहे पे जंग लगते हैं और कैसे जंग लगते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है पिंड करने की। तो अब हम संक्षारण मतलब किसी भी वस्तु का क्षयित हो जाना। जैसे कि संक्षारण में क्या होता है कि जब कोई धातु मतलब कोई भी धातु होती है, मतलब लोहा हो गया, जैसे चांदी हो गया, मतलब जो भी धातु है वो धातु क्या होता है कि आर्द्रता, वायु, पानी आदि नमी जैसे कि मतलब देखिए शीतलहर भी होती है, इस सब से जब संपर्क में आता है तो वो जो धातु है वो अपना मतलब जो उसका लक्षण होता है, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज को त्यागने लगता है, मतलब उसका क्षय होने लगता है, मतलब वो समझ लीजिए कि कम होने लगता है, ठीक है। तो वो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु आर्द्रता वायु संपर्क में आता है तो उसका क्षरण होने लगता है, वह उसी को हम क्या कहते हैं संक्षारण। संक्षारण की एक बहुत अच्छी उदाहरण है जो आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो अपने स्तर मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। लोहे पे जंग लगता है, पाइप वाइप होता है उस पर जंग लगता है तो छेद हो जाता है। ये क्या होता है, बहुत इसकी वजह से बहुत सारी मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है लोहे के क्षरण की वजह से, वही होती है संक्षारण। जैसे कि चांदी पर काली परत चढ़ जाना, चांदी पर ज्यादा दिन से रखने पे वायु नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है काली परत चढ़ जाती है, काली परत संक्षारण की वजह से चढ़ती है, ठीक है। तांबे पर हरी परत चढ़ जाना और लोहे पर जंग लग जाना, आपसे बहुविकल्पियों में पूछा जाएगा संक्षारण के उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लग जाना, ठीक है। संक्षारण आप बहुत मतलब रेयर बहुत देखते होंगे अपने आंखों से, अपने आसपास बहुत ज्यादा केसों में लोहे पे अधिकतर दिखते हैं, ठीक है। संक्षारण जैसे मोर्चा लग जाना, ठीक है, मूर्छा जो गांव में बोलते हैं मूर्छा, उसके लिए स्क्रैच पेपर आता है जिससे मूर्छा साफ करके पेंट करते हैं। इसी वजह से आपके घर दीवार में जो दरवाजे वरवाजे तो उसको भी पेंट करना पड़ता है कि उसका संक्षारण ना हो, नहीं तो अगर उसका पेंट वेंट ना करे तो क्या पता हर साल दरवाजा बदलते ही रह जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ज्यादा धन मान की हानि होगी। तो संक्षारण की बहुत मतलब एक अच्छा उदाहरण है लोहे पर जंग लग जाना। तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, तांबे की अगर बर्तन वर्तन रखती है उसमें देखते हैं हरी परत चढ़ जाती है अगर ज्यादा दिन वायु और संपर्क में रहती है तो, ठीक है। संक्षारण समझ में आया। संक्षारण जब कोई धातु होती है, संक्षारण हमेशा धातु की होती है, ठीक है। जब कोई धातु
ऑक्सीजन, नमी, पानी ये सब के संपर्क में आती है तो क्या होता है कि उस पर क्षय होने लगता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकृत गंधिका के बारे में कि विकृत गंधिका क्या होता है। विकृत ग्रंथिका मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जैसे खराब हो जाता है, देखते हैं दही कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा महकने लगता है, इसके कारण क्या होता है कि ये आक्सीकारक होने लगता है। तो आक्सीकारक से बचाने के लिए हम उसमें हाइड्रोजन को मिलाते हैं। जैसे आप चिप्स के पैकेट को देखे होंगे, चिप्स के पैकेट में पता नहीं कब का चिप्स बनाया रहता है, फिर भी वो सेफली मतलब सुरक्षित बचा रहता है, खाने योग्य रहता है। अगर उसमें हम नाइट्रोजन गैस को हटा दें तो वो खाने योग्य नहीं रह जाएगा। कोई भी पदार्थ उसमें ज़्यादा दिन तक उसको मतलब खाने योग्य बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें विकृत गंधिका होने से बचा सके। विकृत गंधिका क्या होती है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, जिसमें मतलब तेल से छना हुआ पदार्थ या जिसमें फैटी सामान उपलब्ध हो, मतलब चर्बी और को बढ़ाने वाले। ठीक है, तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है कि वो अपचयित होने लगता है। अभी बताए थे आपको कि अपचयन क्या होता है, अपचयन या ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होता है कि अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगती है और हाइड्रोजन की कमी होने लगती है। तो क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की वृद्धि तो हो ही रही है लेकिन हाइड्रोजन की भी कमी नहीं होने देते हैं। उस तरह से हम अपने खाद्य सामग्री को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो वही होती है विकृत गंधिका के कारण। विकृत गंधिका में क्या होता है कि खराब होने लगती है सामान खराब होने लगती है, वायु के संपर्क में आती है तो अपचयित होने लगती है। अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगती है और हाइड्रोजन की कमी होने लगती है। जब हाइड्रोजन की कमी होने लगती है तो हमारी सामान खराब होने लगती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मिलाते हैं। एक अच्छा उदाहरण है कि कोई भी खाने वाली आप अगर सामान देख रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक विकृत गंधिका होने से बच सके। अगर वायु के संपर्क में आ रहा है तो वो खराब होने से बच सके। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी के बुक से अध्ययन कर रहे हैं तो आप सभी मतलब पूरे चैप्टर का सारांश आपने क्या सीखा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उसमें पढ़ सकते हैं। और पूरे एकदम वीडियो को बार बार पीछे स्किप करके ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग पे जोड़ डालिए। और इस तरह से हम पूरे इस वीडियो को कवर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे इस अध्याय 2 के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सपोर्ट करिए हमको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।